मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस.के. पाठक से, जो कि वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। ब्रेथ हॉस्पिटल 80 के मेडिकल डायरेक्टर हैं और ब्रेथ चेस्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामनगर के चेयरमैन हैं। इनसे परिचर्चा करेंगे हम अस्थमा रोगों पे। दोस्तों, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दौड़ भाग की ज़िंदगी में आए दिन कुछ न कुछ रोग हो जाता है। आज हम बात करेंगे अस्थमा रोग की। हमारे साथ हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पाठक। आइए जानते हैं कि अस्थमा रोग होने का क्या कारण है। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। नंदी जी की तरफ से हमें तो बधाइयाँ ढेर सारी कि आप ये कार्यक्रम को जागरूकता के लिए बढ़िया एक इंटरव्यूज प्लान किया है। और अस्थमा जैसी बीमारी के बारे में खासकर लोगों को जानकारी भी बहुत कम रहती है और लोग इलाज रहते भी इलाज नहीं करा पाते और ज़िंदगी दम घुट के रह जाते हैं। और अस्थमा एक सांस फूलने की बीमारी है और सांस फूलने की बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अस्थमा एक बीमारी है और सांस फूलने की प्रक्रिया बाधित करती है। इसका जो मुख्य लक्षण है, सीने में घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, खांसी आना, कभी कभी बच्चों में ये खांसी की ही रूप में प्रकट करता है, बाद में सीटी जैसी आवाज़ आना और कभी कभी गंभीर अवस्था में मरीज को दम घुटने लगता है, ओठ नीले पड़ जाते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं। ये कुछ गंभीर अस्थमा के लक्षण हो जाते हैं। तो शुरुआती लक्षण में अगर घबराहट सीने में आ रही है और सांस लेने तकलीफ हो रही है, सीधी सी आवाज़ आ रही है, तो ये अस्थमा के कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं इस व्यक्ति को अस्थमा है। और अस्थमा खासकर बच्चों में ये शुरुआती दौर में ही मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिकल होते हैं, उनको सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है तो अस्थमा के शिकार बन जाते हैं। और कुछ स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी बार बार हो रही है और रिकरेंट मौसम चेंज होने पर हो रही है, ये भविष्य में अस्थमा के मरीज बन जाते हैं। आपने बताया कि मौसम चेंज होना एक बहुत कारण है, क्या उम्र भी एक कारण है? अस्थमा के लिए उम्र का कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये है कि ये बच्चों में अक्सर ज़्यादा मिलता है और आजकल फास्ट फूड के प्रचलन से भी अस्थमा की बीमारी बढ़ती है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं, बचपन में माताएं उनका स्तनपान नहीं करा पाती हैं, तो उससे भी उनकी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण अस्थमा का दौरा बच्चों में पड़ने का खतरा बना रहता है। और ये भी देखा गया कि अगर पेरेंट्स में ये जेनेटिक बीमारी है, हेरिडेटरी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, और ये अगर किसी पेरेंट्स को या फैमिली में किसी को है तो बच्चे में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये स्टडी में देखा गया है, अगर माँ या फादर किसी को एक को अस्थमा है तो बच्चों में 25% संभावना बढ़ जाती है कि उसको अस्थमा होगा, और अगर दोनों को है तो 50% संभावना ज़्यादा रहती है कि उसको अस्थमा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जिनके पेरेंट्स से या जिनकी फैमिली में किसी को अस्थमा है और बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसका ज़रूर चेकअप करा लें और चेकअप करा के अस्थमा जैसी बीमारी को शुरुआती दौर पर ही पहचान लेने से उसका ठीक होना काफ़ी कम समय में कम खर्च में हो जाता है और बीमारी कंट्रोल में होती है। जैसे आपने बताया कि ये उम्र से कोई रिलेशन है, अस्थमा किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और एडोलेसेंट में फिर ये 40-45 तक रहता है। लेकिन अगर ये अस्थमा ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं होता तो यही अस्थमा एक दमा का रूप लेता है, जिसको हम COPD कहते हैं, और ओल्ड एज में जाके ये पूरी सांस की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और पेशेंट को दिक्कत सांस लेने लगती है। डॉक्टर साहब, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए अस्थमा का तो ये लगभग कितने दिन में ठीक होने की संभावना रहती है? अगर अर्ली डिटेक्शन अस्थमा का शुरुआती दौर में अगर पहचान हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने में उसकी प्रक्रिया और इलाज करना काफ़ी सस्ता हो जाता है और जो फेफड़े को क्षति पहुंचती है उससे बचा जा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ हम लोग ब्लड टेस्ट करके स्नोफिलिक चेंजेस को बॉडी में देखते हैं
और कभी कभी जो एडोलेसेंट रहता है या अडल्ट रहता है तो उसका एक लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है कि नहीं। कुछ टेस्ट स्पेशल होते हैं जिससे हम और भी गहराई से जांच के पता करा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कि कैसे बचें हम। कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, कैसे उसकी जीवन शैली होनी चाहिए या क्या विशेष सावधानियां बरतनी है? मैंने बताया कि एक अस्थमा के बहुत सारे कारण होते हैं। इवन आपके एयर पोल्यूशन से हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड से हो सकता है, रूम स्प्रे से हो सकता है, बॉडी स्प्रे से हो सकता है, जानवरों से भी होता है, खासकर कुत्ते, बिल्ली या घर में पालतू जानवर हैं, गाय भैंस है, उससे भी अस्थमा का अटैक आ जाता है। कभी कभी झाड़ू लगा रहे तो उससे भी अटैक हो जाता है। कभी कभी फायर्स होते हैं, उसके कारण भी अस्थमा का धुएं से हो जाता है। आंधी है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आंधी चल रही है, हवा का प्रेशर ज़्यादा है और धूल भरी आंधी है, उससे भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। कहीं आप स्ट्रेस में भाग रहे हैं, स्ट्रेस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे भी अस्थमा हो जाता है। तो जो जीवन शैली है, इस अस्थमा को काफ़ी कूल काल्म होना चाहिए और आपके पास जो दवाइयाँ दी गई है, खासकर इनहेलर मेडिसिन, वो हमेशा रखना चाहिए। और अस्थमा में फास्ट फूड का सेवन, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ये सदैव वर्जित रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो अस्थमा के अटैक दिलाने में सहायक होते हैं। तो सब क्या एलर्जी बाद में अस्थमा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है? बिल्कुल, जो एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम खांसी अगर बार बार हो रहा है तो ये शरीर में पाया गया है कि 80% पेशेंट जो है वो अस्थमा के रूप ले लेते हैं और जो सर्दी जुकाम से शुरू होकर उनको सांस का अटैक पड़ने लगता है। तो अगर शुरुआती दौर में ही आपको अगर सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, मौसम बदलाव के साथ आपके सीने में जकड़न बनी रहती है, तो ये एलर्जी का मुख्य लक्षण है। इसके लिए सबसे पहले अस्थमा की जांच करना है। साथ में हम लोग एक एलर्जी की टेस्ट करते हैं और उसके बाद एलर्जी टेस्ट में जो भी एलर्जी आती है उनका वैक्सीनेशन, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि एलर्जी के पेशेंट्स में अगर हम एलर्जी की दवाइयाँ मार्केट में एंटी एलर्जिक लेते हैं तो उससे कुछ समय के लिए पेशेंट को राहत मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर में दवा छोड़ने पर फिर व्यक्ति को वो अस्थमा एलर्जी के अटैक पड़ जाते हैं। बार बार छींक आने लगती है, नाक जाम हो जाती है, नाक से पानी निकलने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना एलर्जी टेस्ट करा के उसका जो इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीनेशन वो प्लान करते हैं, इससे इसका परमानेंट राहत मिलने का चांस रहता है और आपको भविष्य में अस्थमा होने से बचाया जा सकता है। तो सब देखा गया कि बुजुर्गों को यदि अस्थमा हो गया तो उनकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसा क्यों? देखिए, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस की नली में सिकुड़न और रिकरेंट वायु प्रदूषण और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हो सकता है। तो जैसे शुगर है या बॉडी में आपके, तो शुगर के लिए आपको अपने खान पान में कंट्रोल करना है और कुछ दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ा रेगुलर ले रहा है अगर आप बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। वैसे अस्थमा में कुछ इनहेलेशन मेडिसिन है, कुछ ओरल मेडिसिन है, वो देनी पड़ती है, लेकिन ये आपकी जो भी दवाइयाँ हम देते हैं बॉडी को स्टेबलाइज करती हैं, कुछ समय के लिए राहत देती हैं, फिर हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि लाइफ लॉन्ग चांस बन जाता है। कभी कभी पेशेंट अच्छे तरीके से इलाज नहीं लेता, लेकिन जो हम एलर्जी टेस्ट कर लेते हैं और उसका कारण पता चल जाता है तो उसका वैक्सीनेशन करते हैं तो लाइफ लॉन्ग होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो सब नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय पाठक, जिन्होंने अस्थमा पे अपने डिटेल में अपने विचार रखे। उम्मीद है दर्शकों को ये परिचर्चा फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।